एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके पहले हम लोग ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट हो चुका है 3 लेक्चर में। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। You have learned that all living cell have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances। हमने अभी तक यही सीखा है कि जितने भी लिविंग सेल है उनको हमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस से प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। और हमने अभी तक ये भी देखा है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस और वेस्ट जो होते हैं उनको कंटिन्यूअसली हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि जो फंक्शनिंग है वो हेल्दी हो पाए टिश्यूज़ की। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell। इसीलिए ऐसा ज़रूरी है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू हम जो सब्सटेंस हैं उनका मूवमेंट करा सके सेल्स के थ्रू। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मैथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। और इसलिए जो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स हैं उन्होंने डिफरेंट मेथड इवॉल्व किया है इस ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दियर सब्सटेंस। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करवाते हैं वाटर अपने बॉडी के थ्रू, यानी इनके जो सरफेस होती है उन पे पोर होते हैं, उससे जो वाटर है वो एंटर कर जाता है और वो वाटर हेल्प करवाता है एक्सचेंज करवाने में या फिर ट्रांसपोर्ट करवाने में जो भी सब्सटेंस एसेंशियल सब्सटेंस है। ठीक है। सो more complex organism use special fluid with their bodies to transport such material। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। जो ब्लड होता है वो एक मोस्ट कॉमन फ्लूइड है, वही स्पेशल फ्लूइड है जिसकी वजह से जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सब्सटेंस का, और उनमें से ह्यूमन बीइंग भी एक है। Another body fluid that is lymph also help in transport of certain substance। जो कुछ दूसरे बॉडी फ्लूइड हैं जैसे कि लिम्फ हो गया, वो भी इसके सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, लिम्फ। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, ब्लड और लिम्फ की। और हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड की सर्कुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। तो हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि है ब्लड। Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed element। जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये क्या कंसिस्ट करता है, बॉडी फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉक कलर्ड, जो प्लाज्मा होता है वो एक स्ट्रॉक कलर्ड होता है और विस्कस फ्लूइड होता है जिसके पास 55% क्या होता है, ब्लड हो, जो 55% ब्लड का 55% कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है, यानी जो भी ब्लड होगा उसमें ब्लड में 55% जो होगा वो प्लाज्मा होगा। 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर। जो 90 से 92% जो होता है वो प्लाज्मा में वो वाटर होता है। प्रोटीन कंट्रीब्यूट अबाउट 6 to 8% ऑफ इट, जिसमें प्रोटीन होगा 6 to 8%। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन, जिसमें से कौन कौन से प्रोटीन हो गए, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 प्रोटीन हो गए। फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फिब्रिनोजन है वो किसके लिए यूज होता है, क्लॉटिंग या फिर ब्लड के कोगुलेशन के लिए। तो हम लोग ने अभी क्या देखा, जो प्लाज्मा था वो किस में डिवाइडेड था,
प्लाज्मा में जो है उसमें 90 to 92% जो है वो वाटर होता है, 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, जो कि फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन उसमें प्रोटीन थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, जिसमें जो फिब्रिनोजन है वो किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो ग्लोबुलिन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, और जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। अब हमारा 90 to 92% जो था वो वाटर था, 6 to 8% जो था वो हमारे पास प्रोटीन था। अब जो रिमेनिंग परसेंट है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक Na+ यानी सोडियम, K2+ यानी कैल्शियम, Ca2+, Mg2+ यानी मैग्नीशियम, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, Cl- यानी क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड, ये सारी चीजें भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांसिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर होते हैं, जो कि किसके लिए फैक्टर होते हैं, कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो हेल्प करते हैं, वो फैक्टर भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, यानी अगर आप पूरा प्लाज्मा ले लीजिए और उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो इराइथ्रोसाइट्स हो गए यानी रेड ब्लड सेल, जो ल्यूकोसाइट्स हो गए यानी व्हाइट ब्लड सेल, और जो प्लेटलेट्स हो गई, इन सबको मिला के हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ब्लड था वो इन्हीं सारी चीजें, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट और फ्लूइड मैट्रिक्स से ही तो बना था। तो हम लोग जो प्लाज्मा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। हम लोग के पास क्या था, जो 55% था वो प्लाज्मा था और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% है। ठीक है, तो इराइथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ RBC mm per cube ऑफ ब्लड। क्या होता है, जो इराइथ्रोसाइट है इनको हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट सेल्स होती हैं ब्लड में। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज, मतलब जो भी कोई हेल्दी एडल्ट मैन होता है उसके पास 5 से 5 to 5.5 million RBCs होती हैं ब्लड में। ठीक है, RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। RBC अब कहाँ बनती हैं, RBC रेड बोन मैरो में बनती हैं एडल्ट के इंसान, मतलब जो भी इंसान होता है, ह्यूमन बींग होता है, उनमें रेड बोन मैरो में बनती हैं। RBC आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ द मैमल एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। जो RBC होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ये कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है शेप में। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये कैसे होती है, ये रेड कलर्ड होती हैं और इनके पास आयरन यानी Fe होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। Hence the color and the name of these cell, यानी किस वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये रेड होती है और इनके पास ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये इनके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी गैस कैसे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और हेल्प कराती है कि हम एक्सचेंज कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके रेस्पिरेटरी गैसेस का। RBC have an average life span of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, the graveyard of RBC।
जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो चली जाती है ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर स्प्लीन में। तो अब हम लोग ल्यूकोसाइट्स पे आते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल या WBC, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या होती है? ये कलरलेस होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो हमारे पास इराइथ्रोसाइट्स थे, आरबीसी थे, उनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं था। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर बाय विच एवरेज 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। और इनका जो नंबर होता है वो भी रेड ब्लड से कम होता है। कितना होता है? 6000 to 8000। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव। जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो आरबीसी के कंपैरिजन में उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। हम लोग के पास WBC की दो मेन कैटेगरी होती है, जिनको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट यानी जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो जो न्यूट्रोफिल हो गए, इसिनोफिल हो गए, बेसोफिल यानी बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट हैं। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रैन्युलोसाइट। जबकि जो लिम्फोसाइट होते हैं और मोनोसाइट होते हैं ये ए ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, मतलब इनमें कोई भी ग्रैन्यूल नहीं प्रेजेंट होते। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। यानी जो पूरी WBC होती है उसमें 60 to 65% जो सेल्स होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट। और जो बेसोफिल्स होती है वो सबसे कम होती है, यानी 0.5 to 1% जो होती है वो बेसोफिल होती है। यानी ज्यादा भी ग्रैन्युलोसाइट होती है, कम भी ग्रैन्युलोसाइट होती है, क्योंकि न्यूट्रोफिल एक ग्रैन्युलोसाइट है और बेसोफिल भी एक ग्रैन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट कितना होता है? 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जो न्यूट्रोफिल होती हैं और जो मोनोसाइट होती हैं वो क्या करती हैं? वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती हैं और उनके अगेंस्ट फैगोसाइटिक जो होती है वो फैगोसाइटिस क्या होता है? जैसे WBC का फंक्शन होता है कि जो भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी बैक्टीरिया आएगा हमारी बॉडी में, एंटर करेगा, तो वो उसके चारों तरफ अपनी बॉडी को फैला के अमीबा के जैसे उसको निगल जाएंगी, इंगल्फ कर देंगी। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जो बेसोफिल होता है वो क्या करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, और ये किसमें? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग इसिनोफिल्स पे आते हैं। इसिनोफिल दैट इज 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जीज। जो इसिनोफिल्स होती हैं वो एलर्जीज से रिलेटेड होती हैं और वो इन्फेक्शंस को, इनका कैटेगरी क्या होता है? इन्फेक्शन का कैटेगरी होता है। ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है ये सारी इसिनोफिल के अंडर आती हैं। लिम्फोसाइट जो कि 20 to 25% होती है, इनके पास दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक B और T। बोथ B and T आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो B और T लिम्फोसाइट होते हैं वो दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स होती है उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, वो सेल्स फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि कहाँ से बने होते हैं? मेगा कैरियोसाइट से बने होते हैं। ये एक स्पेशल सेल होती है बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से यानी 1.5 लाख to 3.5 लाख तक ये प्लेटलेट्स होती हैं। इसमें प्लेटलेट्स
कहा गया प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत सारे सब्सटेंस को रिलीज कर सकती हैं जो कि क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करती हैं किसके, ब्लड के। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लेड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें क्या होगा, अगर कुछ भी रिडक्शन इस नंबर में हो गया, यानी 1.5 लाख टू 3.5 लाख में इसमें अगर नंबर में रिडक्शन अगर हो गया किसी भी कारण, तो जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर वो हो जाएगी। जब अगर कोई भी ब्लड बहेगा तो वो हमेशा वो बहता ही रहेगा, उसमें कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ब्लड पूरा आपकी बॉडी के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।